माया शर्मा अपने बेटे रोहन के साथ शहर के एक पुराने लेकिन सजे समरे घर में रहती थी। रोहन कॉलेज जाता था और अपनी पढ़ाई और दोस्तों में व्यस्त रहता था। माया ज्यादातर वक्त घर में ही रहती थी, लेकिन एक बात थी जो रोहन ने सालों से नोटिस की थी। हर रात लगभग एक ही वक्त पर माया चुपचाप घर से निकल जाती थी। न कोई वजह, न कोई जवाब। रोहन जानता था कि उसकी मां रात में घर पर नहीं होती, लेकिन उसने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि उसकी मां की आंखों में वो अजीब सी चमक थी जिसे देखकर सवाल पूछने की हिम्मत अपने आप खत्म हो जाती थी। एक दोपहर रोहन अपनी दोस्त सिया को घर लेकर आया। माँ, ये सिया है, मेरी कॉलेज फ्रेंड, कुछ नोट्स लेने आई है। माया ने पहली बार सिया को देखा। मासूम चेहरा, साफ आंखें और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। अरे बेटा, अंदर आओ, बैठो ना। चाय पियोगी या कुछ मीठा खाओगी? नहीं आंटी, बस थोड़ी देर के लिए आई हूँ, नोट्स लेकर चली जाऊंगी। अरे इतनी जल्दी क्या है, पहली बार घर आई हो, कुछ तो खाकर जाना पड़ेगा। सिया मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई। माया उसके सामने बैठी और बहुत सहज अंदाज में सवाल करने लगी। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सिया सिन्हा। यह नाम सुनते ही माया की मुस्कान एक पल के लिए रुक गई। सिन्हा? तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा का नाम राजेश सिन्हा है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। माया की उंगलियां कुर्सी के हत्थे पर कस गई। उसने अपनी घबराहट छिपाते हुए अगला सवाल किया। और तुम लोग मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हो? चंद्रपुर गांव के हैं आंटी। वही गांव जहां उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सपना देखा था, और उसी गांव में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा भी छिपा था। और तुम्हारी माँ का नाम? कविता सिन्हा। वो भी पापा के साथ उसी कंपनी में काम करती थी। माया ने एक पल के लिए आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर पुरानी यादों की परछाई आई और अगले ही पल गायब हो गई। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। माया किचन में चली गई। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे की मासूमियत गायब हो गई। उसके होठों पर एक ऐसी मुस्कान आई जिसे देखकर कोई भी डर जाए। कुछ देर बाद वह मिठाई की प्लेट लेकर वापस आई। लो बेटा, अपने हाथों से बनाई है, जरूर खाना। अरे आंटी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत नहीं थी बेटा, मन किया था। और वैसे भी अब तुम अपने घर की लड़की थोड़ी हो। सिया ने मुस्कुराते हुए मिठाई खा ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस मिठाई के साथ उसके घर तक मौत पहुंचने वाली थी। कुछ देर बाद रोहन नोट्स लेकर आया और सिया के पास बैठ गया। बेटा, क्या हुआ? इतना शर्माने की क्या बात है? मैं बस पूछ रही हूँ, तुम दोनों के बीच सिर्फ दोस्ती है या बात कुछ और आगे बढ़ चुकी है? आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ माँ। मुझे तो सिया बहुत पसंद आई। ऐसी अगर इस घर की बहू बन जाए ना, तो घर सच में घर लगने लगेगा। रोहन ने शर्मा कर नीचे देखा। सिया और रोहन दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए। सिया दरवाजे की तरफ बढ़ी। रोहन शर्मा कर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी मां के दिमाग में अब एक बहुत खतरनाक योजना जन्म ले चुकी थी। उस दिन के बाद सिया का घर आना जाना बढ़ गया, कभी नोट्स के लिए, कभी प्रोजेक्ट के लिए, और कभी सिर्फ माया से मिलने के लिए। माया हर बार उसका स्वागत ऐसे करती जैसे वह सच में उसकी अपनी बेटी हो, और हर बार जाते समय उसके हाथ में मिठाई का डिब्बा जरूर होता। आंटी, आप हर बार इतना कुछ दे देती है। खास तुम्हारे लिए बनाई है, तुम्हारी माँ को मेरी तरफ से समझकर खिलाना बस। सिया हर बार मुस्कुराकर मिठाई घर ले जाती और अपनी मां कविता को खिला देती। धीरे धीरे रोहन और सिया एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। लंबी फोन कॉल्स, साथ घूमना, भविष्य के सपने, और देखते ही देखते दोनों प्यार में पड़ गए। कुछ महीनों बाद रोहन सिया को घर लेकर आया। माँ, आज मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ। मैं सिया से शादी करना चाहता हूँ। माया के चेहरे पर मुस्कान आई, लेकिन उसकी आंखों में खुशी नहीं थी। वह कुछ और सोच रही थी। आंटी, एक बात बताऊं? मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब चल रही है, खाना नहीं पचता, लगातार उल्टियां होती है, बहुत कमजोर हो गई है, डॉक्टर भी बीमारी पकड़ नहीं पा रहे। ये सुनते ही माया के मन में अजीब सी खुशी दौड़ गई, क्योंकि उसे पता था
जो चीजें वह कविता तक पहुंचा रही थी उनका असर अब दिखाई देने लगा था। दिन बीतते गए, कविता की हालत लगातार बिगड़ती गई। सिया का ज्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। रोहन से उसकी मुलाकातें कम हो गई। फोन पर भी उसकी आवाज में पहले जैसी गर्माहट नहीं रही। सिया की मम्मी की हालत बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, लेकिन मां, मैं सिया को इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। माया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में मां की ममता नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा संतोष था। उस रात माया फिर घर से बाहर चली गई। इस बार रोहन का शक और गहरा हो गया। उसने मां के कमरे की तलाशी ली और जो कुछ उसे मिला उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक गिलास जिस पर लिखा था सिया, एक पैकेट में कुछ बाल और एक रुमाल जिस पर लिखा था कविता। मां, ये सब क्या है? तुम रोज रात को कहां जाती हो मां? क्यों? अब तुम अपनी माँ का पीछा करने लगे हो? मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा, मैं डर गया हूं मां। सिया की मां बीमार है और तुम्हारे कमरे में उनका नाम, बाल और ये सारी चीजें क्यों हैं? डर किस बात का? तुम्हें क्या लगता है मैं सिया को पसंद नहीं करती? मुझे नहीं पता मां, लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। माया कुछ सेकंड तक उन्हें देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई। जो कुछ हो रहा है रोहन, वो आज से शुरू नहीं हुआ। रोहन कुछ समझ नहीं पाया, क्योंकि इस कहानी की असली शुरुआत 20 साल पहले हुई थी। माया शर्मा और राजेश सिन्हा एक ही गांव में पले बढ़े थे। बचपन की दोस्ती कब प्यार में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। मंदिर के पीछे घंटों बातें करना, मेलों में साथ घूमना और एक ही जिंदगी के सपने देखना उनकी जिंदगी का हिस्सा था। माया, मैं तुमसे शादी करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं शहर जाऊंगा, नौकरी करूंगा और फिर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। हमारी जिंदगी वहीं से शुरू होगी। माया ने उस दिन राजेश की बात पर आंखें बंद करके भरोसा कर लिया था, लेकिन वक्त ने उस भरोसे को सबसे बड़ा धोखा बना दिया। कॉलेज खत्म हुआ, राजेश नौकरी के लिए शहर चला गया। शुरुआत में रोज फोन आता था, फिर फोन हफ्ते में आने लगे और फिर महीनों तक कोई खबर नहीं। राजेश, तुम ठीक हो ना? तुम पहले जैसे नहीं रहे। माया, हर बात को लेकर सवाल मत किया करो। तुम्हें हर चीज में परेशानी क्यों दिखाई देती है? थोड़ा आगे बढ़ो, हम बच्चे नहीं हैं अब। माया इंतजार करती रही। 1 साल बीत गया, फिर अचानक राजेश गांव वापस आया। माया का दिल फिर से धड़क उठा। उसे लगा शायद राजेश सब ठीक करने आया है। वह उसी शाम उससे मिलने पहुंची। राजेश, तुम इतने साल बाद आए हो, अब तो हमारी शादी की बात कर सकते हैं ना? माया, वो सब बचपन की बातें थी। हम तब बच्चे थे, जो महसूस करते थे वो प्यार नहीं था। मुझे माफ कर दो, अब मैं तुम्हें वो जिंदगी नहीं दे सकता। राजेश की बात सुनकर माया का दिल टूट गया, लेकिन प्यार खत्म नहीं हुआ। उसके बाद वह फिर कभी कुसुम से नहीं मिला। कुछ साल बाद कुसुम के माता पिता ने उसकी शादी विजय मल्होत्रा से कर दी। विजय अच्छा इंसान था। शहर में कपड़ों की फैक्ट्री थी। कुसुम शहर आ गई, नया घर, नया जीवन, लेकिन अतीत दिल से कभी नहीं गया। जब आरव सिर्फ 2 साल का था, फैक्ट्री में आग लग गई। विजय उस आग से जिंदा नहीं लौट पाया। एक ही पल में कुसुम विधवा हो गई। वो रोई नहीं, वक्त ने उसे रोने का मौका ही नहीं दिया। बचपन से आज तक उसने आरव को अकेले बहुत कष्टों से पाला और फिर कुछ महीने पहले एक दुकान में कुसुम की नजर अचानक विवेक पर पड़ी। वो अकेला नहीं था, उसके साथ उसकी पत्नी रिया थी। विवेक ने भी कुसुम को देखा। न कोई शर्म, न कोई पछतावा, न कोई पुरानी पहचान का अपनापन। उस पल कुसुम का दिल टूटा नहीं, सुलग उठा। उसे सबसे ज्यादा यह बात चुभ कि विवेक ने एक बार भी नहीं पूछा कि कैसे हो, जिंदगी में क्या हुआ। उस दिन कुसुम ने फैसला कर लिया, उसकी हर खुशी में छीन लूंगी, विवेक जैसे उसने मेरी छीनी थी। मां, मैं हाथ जोड़ता हूं, सिया को छोड़ दो प्लीज मां। लेकिन क्यों? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो राजेश ने किया उसकी सजा सिया को क्यों दे रही हो? मैंने कहा ना, सिया को भूल जा। उसने नहीं, उसके घर ने मेरा सब कुछ छीना है, क्योंकि राजेश ने मेरा प्यार छीना था। अब मैं उसका सब कुछ छीनूंगी। ये पागलपन है। मैं सिया से प्यार करता हूं,
मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। माया ने दरवाजा बंद कर दिया और रोहन को कमरे में कैद कर दिया। कई हफ्तों तक रोहन कॉलेज नहीं गया। सिया परेशान हो गई। एक शाम वह खुद रोहन को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच गई। माया जैसे इसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने दरवाजा खोला। अरे सिया बेटा, आओ, अंदर आओ। आंटी रोहन कहाँ है? रोहन कमरे में है, तुम पहले बैठो। तुम बहुत परेशान लग रही हो। सिया अंदर आई। उसकी आंखें सूजी हुई थी। कविता की हालत कैसी थी आखिरी दिनों में? क्या हुआ था? सिया की आंखों में आंसू आ गए। पहले उल्टियां होती थी, फिर कुछ भी खाती तो तुरंत बाहर निकल जाता था। आखिरी दिनों में तो खून भी आने लगा था। पापा ने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई इलाज काम नहीं आया। आखिरी रात मम्मी ने अचानक जोर से चीख मारी और उसके बाद हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। माया एक तक सिया को देखती रही। उसके लिए ये दर्द नहीं था, ये उसके बदले की जीत की खबर थी। बेटा, तुमने कुछ खाया? माँ नहीं आंटी, मन नहीं है। माँ हूँ तुम्हारी, मेरी बात मानो और थोड़ा खाना खा लो। सिया मना नहीं कर पाई। वह खाना खा बैठी। उसे क्या पता था कि वही खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना बनने वाला है। कुछ देर बाद उसकी आंखें भारी होने लगी। सिया बिना रोहन से मिले घर लौट गई। अगली सुबह माया ने रोहन का कमरा खोला। कल सिया आई थी, बहुत देर तक बातें करती रही, फिर मेरे हाथ खाकर चली गई। रोहन का चेहरा अचानक उतर गया। उसके मन में एक अनजाना डर पैदा हो चुका था। उसने तुरंत सिया को फोन किया। रोहन दौड़ता हुआ सिया के घर पहुंचा। सिया बिस्तर पर पड़ी थी, कमजोर, डरी हुई और मौत के करीब। मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। मेरी मम्मी भी यही कहती थी, लेकिन वो मुझे छोड़कर चली गई। रोहन, मुझे बहुत डर लग रहा है। नहीं सिया, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। रोहन उसके सामने टूट गया, लेकिन उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था। कुछ ही दिनों में सिया की भी मौत हो गई। जब यह खबर माया तक पहुंची, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई, लेकिन रोहन के अंदर सब कुछ खत्म हो चुका था। वह घर लौटा, मां के सामने खड़ा हुआ। अब खुश हो मां, तुम्हारा बदला पूरा हो गया ना? रोहन, मैंने जो किया वो तुम्हारे लिए किया, हाँ, ताकि कोई तुम्हें कभी धोखा ना दे। मेरे लिए? तुमने मुझे ही खत्म कर दिया मां। रोहन अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद माया भी उसके कमरे की तरफ गई। दरवाजा खुला और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन पंखे से लटका हुआ था। उस पल माया के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों के सामने राजेश का चेहरा घूम गया, जिस आदमी से बदला लेने के लिए उसने पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसका घर उजाड़ते उजाड़ते उसने अपना ही घर खत्म कर दिया था। माया धीरे धीरे जमीन पर बैठ गई। उस दिन माया के पास ना बेटा था, ना प्यार, ना परिवार और न ही वो बदला जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी जला दी थी।